रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक और हैरतअंगेज़ कहानी लेकर। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी अपने आप में इसलिए भी ज़्यादा हैरतअंगेज़ है कि जब आप लोग इस कहानी की पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आप लोग भी अपने कानों पर हाथ रखेंगे। तारीख थी 21 अगस्त। 21 अगस्त को हरियाणा के सबसे ज़्यादा अमीर घरों में से एक घर, उसी घर के अंदर उस घर का नौकर सुबह सुबह बच्चों को पहुंचाने के लिए उस घर पर पहुंचता है। पहले तो वो गेट पर कई सारी आवाज़ देता है, लेकिन जब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद में वो घर के अंदर बढ़ता है। और दोस्तों, जैसे ही वो उस घर के अंदर पहुंचता है तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस घर के अंदर उस नौकर की जो नज़र थी वो एक डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद में उसकी चीखें निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जब वो नौकर इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो उसके सामने एक नहीं बल्कि 8 लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। नौकर जब इस तरीके की चीज़ें देखता है तो बड़ा घबरा जाता है, क्योंकि घर के अंदर जो मालिक था उसकी भी हालत ख़राब थी एंड बाकी 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि एक शख्स ऐसा था उसमें जिसकी सांसें चल रही थी। तो कौन था वो जिसने इस घर के अंदर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था? पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी की शुरुआत हरियाणा के हिसार के प्रभुवाला गाँव से होती है। रेलू रामपुनिया हरियाणा के इसी गाँव में सबसे ज़्यादा गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति थे। गांव का सबसे ज़्यादा गरीब परिवार कहे जाने वाला रेलू रामपुनिया का परिवार। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे रेलू रामपुनिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो एज ए ट्रक क्लीनर ये अपना कामकाज शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब ये आगे बढ़ते हैं, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनती, काफ़ी ज़्यादा लगनी और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और काफ़ी ज़्यादा दयालु व्यक्ति थे, इसलिए इनका जो काम था ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये अल कतेर का बिज़नेस भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका बिजनेस कुछ इस कदर चमकता है कि देखते ही देखते ये देश के नामचीन पैसे वालों में शुमार हो जाते हैं। और दोस्तों, और उसके बाद में ये तकरीबन 100 एकड़ का एक प्लॉट खरीदते हैं, एक ज़मीन खरीदते हैं। और इसी 100 एकड़ के उस ज़मीन के टुकड़े में ये अपने लिए एक आलीशान महल बनवाते हैं। और दोस्तों, इस महल की खासियत ये थी कि उस दौर में 2nd फ्लोर तक भी कार जा सकती थी। और उनके इस महल को देखने के लिए अक्सर बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। रेलू रामपुनिया चूँकि पैसे में तो काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो चुके थे, लेकिन इनके पास में पॉलिटिकल पावर नहीं थी, इसलिए ये पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन होना चाहते थे। इसलिए इन्होंने लोकदल से हाथ भी मिलाया और लोकदल ने इन्हें वादा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम तुम्हें लोकदल से टिकट दे देंगे। और दोस्तों, रेलू रामपुनिया ने भी इसी वजह से लोकदल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च किया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का जब समय आता है, जब टिकट्स बढ़ते हैं, तो पता ये चलता है कि लोकदल ने अपने वादे से किनारा कर लिया है और उन्होंने रेलू रामपुनिया की जगह किसी और को टिकट दे दिया है। लेकिन दोस्तों, जब लोकदल अपने वादे से मुकरा था तो उसके बाद में रेलू रामपुनिया अपने कदम जो है वो पीछे नहीं खींचते, भले ही उन्हें लोकदल ने धोखा दे दिया था। उसके बाद में ये एक तरीके से आज़ाद लड़ाई लड़ते हैं, आज़ाद पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट। और उसके बाद में बरवाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से ये लड़ते हैं एंड वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे मतों से विजयी भी होते हैं। एंड उसके बाद में धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो चर्चा थी ये हरियाणा से लेकर बाहर भी होने लगी थी। बताया जाता है कि रेलू राम ने इस पूरे इलाके के अंदर तकरीबन 170 एकड़ ज़मीन तो अपने नाम पर खरीद रखी थी, साथ के साथ कई बड़े प्लॉट्स और कई बड़ी दुकानों के भी मालिक थे। रेलू राम के पास में पैसा तो बहुत था और अब साथ के साथ इनके साथ में पॉलिटिक्स पावर भी जुड़ चुकी थी। दोस्तों, कहने के तो रेलू राम की ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ओके हो चुका था। एक तरफ उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो रियल लाइफ यानी जो फैमिली वाली लाइफ थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रही थी। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह और बड़ा रीज़न ये था रेलू राम की 2 शादियाँ। रेलू राम ने पहली शादी जिस महिला से की थी उसका नाम था ओमी देवी। ओमी देवी से उन्हें एक बेटा होता है सुनील, जिसका नाम ये लोग रखते हैं। एंड उसके बाद में रेलू राम ने दूसरी शादी की थी जिसका नाम कृष्णा देवी था, उनकी पत्नी का। एंड कृष्णा देवी से 2 बेटियां हुई थी। पहली बेटी का नाम सोनिया एंड 2nd बेटी का नाम प्रियंका रखा था। रेलू राम ने अपनी बड़ी बेटी को जो ताई कमांडो होते हैं उसकी कोचिंग के लिए भी उन्हें इजाज़त दे दी कि तुम कर सकते हो। एंड इसी बीच में जो बड़ी बेटी सोनिया होती है उसकी मुलाकात एक संजीव कुमार नाम के लड़के के साथ में होती है। संजीव कुमार जो कि शहर के बेस्ट जूडो प्लेयर में से एक था, लेकिन इस रिश्ते को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी
कि सोनिया जिस घर से बिलोंग करती थी वो घर ज़िले के सबसे ज़्यादा अमीर घरों में से आता था और वो एक एमएलए की बेटी थी। दूसरी तरफ जो संजीव कुमार था, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी जितनी सोनिया की। इसीलिए सोनिया जो थी वो अपने पिता से इस बारे में बात करती है, अपने रिश्ते के बारे में बात करती है। लेकिन जो रेलू राम होते हैं वो साफ तौर से इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हालांकि दोस्तों सोनिया भी कहती है कि वो अपने रिश्ते को कंटिन्यू करेगी। इसी वजह से जो रेलू राम होते हैं, सोनिया के पिता, आखिरकार उन्हें अपनी बेटी की खुशी के लिए उनके रिश्ते के आगे झुकना पड़ता है। और दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरा। उसके बाद में सोनिया और संजीव ने एक दूसरे के साथ में शादी भी कर ली। एंड उसके बाद में जो बेटा सुनील था उसकी भी शादी हो गई और सुनील के 3 बच्चे हुए। एक बेटा लोकेश, एक बेटी शिवानी, एक बेटी प्रीति। उधर जो प्रियंका थी ये भी अपने कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके बाद में समय यूँ ही गुजरता रहता है। हालांकि इस दौरान जो रेलू राम होते हैं ये चुनाव भी हार जाते हैं, लेकिन चुनाव हारने से उन्हें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था, क्योंकि रेलू राम के पास में अब भी अच्छी संपत्ति, अब भी अच्छा पैसा, अब भी अच्छा नाम, अब भी अच्छा रुतबा था। लिहाजा धीरे धीरे वक्त गुजरा। उसके बाद में एक तारीख आती है 23 अगस्त साल 2001 और 23 अगस्त साल 2023 को जो रेलू राम की छोटी बेटी प्रियंका थी उसका बर्थडे भी था। इसीलिए सोनिया उसके कॉलेज पहुंचती है और एज ए सरप्राइज़ के तौर पर सोनिया को जो थी वो प्रियंका को लेकर घर आ जाती है। सब लोगों ने बर्थडे प्लान कर रखा था, इसलिए घर में जब ये लोग एंटर करते हैं तो उसके बाद में एक बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है। एंड दोस्तों पार्टी करने के बाद में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक तो सारी ही चीज़ें ओके, सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से हुई। लेकिन अगले ही दिन जब रेलू राम का नौकर जो बेटा सुनील था उसके बेटे लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए घर में आता है तो गेट पर वो कई सारे आवाज़ देता है, लेकिन चूंकि गेट पर कोई भी रिस्पांस कोई भी व्यक्ति नहीं देता है, ना तो गेट खोला जाता है, ना अंदर से कोई आवाज़ आती है। इसलिए जो नौकर था वो घर के अंदर एंटर कर ये देखना चाहता है कि अंदर आखिर ये लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो अंदर घुसता है तो अंदर का जो दृश्य होता है ये बहुत ही ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा डराने वाला होता है, क्योंकि नौकर जब इस घर के अंदर घुसा था तो घर की जो बड़ी बेटी सोनिया थी इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। इसलिए नौकर बचाने के लिए कई सारे आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के किसी भी कमरे से कोई भी शख्स बाहर नहीं आता है। इसलिए जो नौकर था अब रेलू राम के कमरे की तरफ भागता है। जैसे ही ये रेलू राम के कमरे की तरफ भागता है तो रेलू राम को भी खून से लथपथ देखता है। बराबर वाले कमरे में कृष्णा देवी की भी इसी तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई थी। घर का जो बेटा सुनील था उसकी भी मौत हो चुकी थी, सुनील की पत्नी शकुंतला की भी मौत हो चुकी थी और उसके 3 बच्चों की भी मौत हो चुकी थी। वो लड़की जो कल ही अपने कॉलेज से आई थी जिसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, प्रियंका, उसकी भी बहुत ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई थी। लेकिन इन सारे ही जो व्यक्ति यहाँ पर थे जिनके चोट लगे थे, जिनके जिस्म से खून बह रहा था, इनके सब के सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया था। लिहाजा वो जो नौकर था घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था उसको बुलाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब चूंकि जब पुलिस को ये खबर पहुंचती है तो मामला एक शहर के सबसे ज़्यादा अमीर घरों में से एक एमएलए के घर का मामला था, इसलिए पुलिस भी इस पूरे मामले में कोई भी डिले नहीं करती है। पुलिस पहुँचती है। सबसे पहले जो सोनिया जिसकी सांसें अभी चल रही थी उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। बाकी की सारी डेड बॉडी को पुलिस बहुत ही बारीकी से समीक्षा करने के बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार इन सारे ही लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कौन करेगा। पुलिस जब इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है, यानी घर से कोई भी बाहरी व्यक्ति फोर्सफुली इस घर के अंदर इंटर नहीं हुआ है। साथ के साथ इस घर के अंदर लूटपाट जैसी कोई भी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। अब पुलिस अपनी छानबीन तो इस पूरे केस के अंदर कर चुकी थी। पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि इस पूरे केस के अंदर बाहरी किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं है। लिहाजा पुलिस की जो एकमात्र उम्मीद थी वो सोनिया थी, क्योंकि सोनिया अभी भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी और वो जिंदा थी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। लिहाजा पुलिस को इसी बीच में खबर ये मिलती है कि सोनिया को होश आ चुका है। पुलिस भागी भागी दौड़ी दौड़ी सोनिया के पास पहुंचती है एंड उससे जाने के बाद में पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों जब सोनिया से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में जब पुलिस ने पूछताछ की थी तो इतना अंदाज़ा तो पुलिस को लग गया था सोनिया की बातों से कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर बाहरी कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। साथ के साथ घर के नौकर से जब पूछताछ की जाती है तो घर का नौकर ये बताता है कि जब सारे ही लोग घर की छत के ऊपर आतिशबाजी कर रहे थे उसी दौरान जो सोनिया थी ये गैराज में आई थी और सोनिया एक भारी भरकम लोहे की रॉड अंदर लेके गई थी
अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस को पता चल जाती हैं तो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीज़ों में सोनिया ही ना कहीं इन्वॉल्व है। इसलिए पुलिस अब वापस से सोनिया के पास पहुंचती है। एंड सोनिया के पास पहुंचने के बाद में अब सोनिया से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है। जब सोनिया से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सोनिया एक ऐसा दिल दहलाने वाला खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद में हर किसी के कान फटे के फटे रह जाते हैं। दरअसल सोनिया पुलिस को बताती है कि जब उसकी शादी संजीव के साथ में हुई थी तो वो संजीव के साथ में अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। चूँकि सोनिया एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, एक एमएलए की बेटी थी, बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए उसने बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी के रखी थी। इसीलिए दोस्तों कहा यह भी जाता है कि आप अपने बराबर के लोगों में शादी करें तो बेहतर तरीके से ज़िंदगी चल सकती है। तो यहाँ पर जब सोनिया संजीव से शादी करने के बाद में उसके घर उसके साथ में उसकी ज़िंदगी बिता रही थी, अब चूँकि संजीव जो था वो एक जूडो का प्लेयर था तो उससे कुछ ज़्यादा इनकम वगैरह हुआ नहीं करती थी। इससे कहीं ना कहीं जो सोनिया और संजीव की ज़िंदगी थी ये उस तरीके से चल नहीं रही थी। इसलिए सोनिया ने संजीव से कहा कि तुम इस जूडो कराटे के अलावा भी कोई और बिज़नेस कर लो। इसलिए संजीव ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर एक बिज़नेस शुरू किया और वो उसका जो बिज़नेस था वो घाटे में चला गया। यानी संजीव और सोनिया की जो आर्थिक स्थिति थी वो पहले से भी बदतर हो चुकी थी। इसलिए सोनिया अपने पिता के पास पहुंचती है, रेलूराम के पास में, और कहती है कि फार्म हाउस के पास में जो 43 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है उसमें से आधी ज़मीन बेचकर उसके पैसे हमें दे दो जिससे हम अपना कम से कम कर्जा निकाल सकें। हालांकि रेलूराम अपनी बेटी की मदद भी करना चाहते थे, लेकिन जब इन चीज़ों का पता रेलूराम के बेटे सुनील को चला तो वो इस बात का विरोध करने लगा। उसने इस बात का तगड़ा विरोध किया। इसी वजह से सुनील और सोनिया के जो रिश्ते थे, यानी भाई बहन के जो रिश्ते थे, इनमें कहीं ना कहीं अब खटास आने लगी थी। अब जब सुनील अपनी बहन के सामने इस बात का विरोध करता है कि जो 43 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा है उसमें से आधा नहीं बिकेगा, इसलिए इन दोनों भाई बहन के रिश्तों में तल्खी भी आई थी। हालांकि इसी वजह से जो सुनील की बहन सोनिया थी, जिसने ऑलरेडी संजीव के साथ में शादी की हुई थी, जिसके पति का बिजनेस ठप हो चुका था, उसने उसी समय अपने इस पूरे परिवार को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था और उसने इस प्लान के अंदर अपने पति संजीव को भी शामिल किया। उसके बाद में 23 अगस्त साल 2001 को ये अपनी बहन प्रियंका का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने पूरे घर को जोड़ती है। जिस भाई से उसकी कहासुनी हुई थी, जिस भाई से उसकी एक बार हाथापाई भी हो गई थी, उस भाई को भी किसी तरीके से ये उस बर्थडे फंक्शन में शामिल कर लेती है। एंड दोस्तों 23 अगस्त साल 2001 को जब ये सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में खीर खाते हैं, क्योंकि खीर जो थी वो प्रियंका की फेवरेट थी और प्रियंका के कहने पे ही खीर बनाई गई थी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि खीर के अंदर कोई ऐसा पदार्थ मिला गया है जिससे सारा का सारा परिवार बेहोशी की हालत में चला जाता है। जब परिवार बेहोशी की हालत में चला जाता है तो उसी समय जो सोनिया होती है अपने पति संजीव से कहती है कि तुम अपनी पिस्टल निकालो, लेकिन संजीव उस समय कहता है कि मेरी पिस्टल के अंदर मात्र 6 गोलियां हैं और जबकि हमें कत्ल 8 लोगों का करना है। इसलिए सोनिया बाहर जाती है गैराज में, वहाँ से एक रॉड लेके आती है और उसे वो रॉड लेके आते हुए जो घर का नौकर होता है वो देख लेता है। सबसे पहले ये लोग रेलूराम के कमरे में पहुँचते हैं और उसके बाद में एक नहीं बल्कि 2-3 वार कर रेलूराम के सर पे मारे जाते हैं एंड उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में बरार वाले कमरे में ये कृष्णा देवी के कमरे में पहुँचते हैं। जब सुनील कृष्णा देवी के ऊपर वार करता है तो वो गलती से फिसल कर जो सुनील की बच्ची थी वहाँ पर शिवानी, उसके लगती है वो रॉड जो 3 साल की उम्र की थी। इस वजह से उसकी चीखने की आवाज़ें आती हैं। अब इन दोनों को लगता है कि शायद हम लोग फंस ना जाएं, इसलिए जो संजीव था वो एक और राड उस शिवानी की मारता है एंड उसके बाद में तुरंत शिवानी की मौत हो जाती है। उसके बाद में ये लोग कृष्णा देवी को तकिया लगाकर उसकी सांसें थाम देते हैं एंड उसके बाद में ये लोग सुनील के कमरे में पहुंचते हैं। सुनील जो कि एक जवान व्यक्ति था, तगड़ा था, हष्टपुष्ट था, इसलिए पहले ये सुनील के हाथ और पाँव को बांधते हैं और उसके बाद में संजीव बहुत ही ताकत के साथ में सुनील के सर पर वार करता है। 1-2 वार कर उसकी भी जान ये लोग ले लेते हैं। उसके बाद में शकुंतला के कमरे में पहुँचते हैं, उसको भी मार देते हैं। एंड दोस्तों बड़ी ही हैरानी होती है कि इन दोनों की हवस और पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी थी, ये घर के अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे जो और थे बचे थे उन दोनों की भी जान ले लेते हैं। उसके बाद में सोनिया संजीव से कहती है कि मेरे सर पे भी वार कर दो हल्के से। उसके बाद में संजीव जो था वो सोनिया के सर पर हल्के से वार करता है। उसके बाद में सोनिया जो थी वो नशे की वो जो दवा थी वो खाती है और बेहोशी की हालत में वहाँ से पड़ जाती है। संजीव गाड़ी में बैठ कर वहाँ से 9-11 हो जाता है। हालांकि पुलिस के सामने सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद में सारी चीज़ें चलती हैं, केस अदालत में पहुँचता है। तकरीबन संजीव के कई फैमिली वालों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। सोनिया और संजीव के ऊपर भी केस चलता है और उसके बाद में 21 मई साल 2004 को जो परिवार वाले लोग थे अन्य,
उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन सोनिया और संजीव को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उसके बाद में 26 नवंबर साल 2007 को इस फांसी की सज़ा जो डेट थी वो मुकर्रर की गई थी। लेकिन उसके बाद में इन लोगों ने हरियाणा के गवर्नर के सामने दया याचिका दायर की। उसके बाद में थोड़ी सी जो फांसी की डेट थी वो रुकी। उसके बाद में प्रतिभा सिंह पाटिल जो राष्ट्रपति बनी थी उनके सामने भी उन्होंने याचिका दायर की। फिर जो बनी उसके बाद में प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद में उन्होंने उस सारी चीज़ों को खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों साल 2018 में इस पूरे क्षेत्र में जो हुआ उन सारी ही चीज़ों में कई सारी गतिविधियाँ देखी गई और साल 2018 में जो सोनिया थी जेल के अंदर अपने आप को ख़त्म करने की भी बात करती है। उसके अंदर एक ऐसी संस्था होती है जिसकी एंट्री होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और इन फांसी की सज़ा को कम करके उम्र कैद में करने की मांग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता भी है और इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। हालांकि उसके बाद में ये जो संजीव था ये किसी तरीके से झूठे दस्तावेज़ों की मदद से पैरोल लेने में कामयाब हो जाता है एंड वहाँ से भागता है, गुजरात पहुँच जाता है। वहाँ पर साधु का भेष लेकर ये रहने लग जाता है। लेकिन साल 2021 में ये मेरठ से पकड़ा भी जाता है। और दोस्तों ये लोग अभी भी जेल के अंदर हैं और अपनी किए की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने महज कुछ पैसों के लिए पूरे परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया, उनका क्या? अगर आज वो बच्चे होते तो सारे के सारे जवान होते। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।